चैप्टर नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन ऑफ फिजिक्स में। और चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा वो है मोशन एंड फोर्स। और आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम बेसिक से स्टार्ट करके बहुत डिटेल में डेप्थ में पढ़ेंगे और फिर हमें आइडिया होगा कि इसके एमसीक्यूज किस तरीके से सॉल्व होते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज डिस्टेंस। मैं यहाँ पे जरा डिस्टेंस की हेडिंग डाल लूँ। डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस की डेफिनेशन पे अगर बात की जाए तो डिस्टेंस को हम डिफाइन करते हैं। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी। मैं जरा पहले यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखूं, फिर मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी, या आप इसे ये भी कह सकते हैं डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी। मैं यहीं पे चलें ऐड कर देता हूं, टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कोई भी ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर ट्रेवल करे, लेट सपोज आपके पास एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए जिस रास्ते को भी ऑब्जेक्ट फॉलो करे उस रास्ते की जो टोटल लेंथ होगी वो कहलाएगी डिस्टेंस। अब आप ए से बी इस रास्ते को फॉलो कर लें, तो जिस रास्ते को आप फॉलो करते हुए आ रहे हैं उसकी टोटल लेंथ से आपको मिलेगा डिस्टेंस। मैंने यहाँ पे एक्चुअल पाथ क्यों लिखा? एक्चुअल मतलब क्या, कहीं पे वर्चुअल पाथ भी आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है, वो कॉन्सेप्ट हमें डिस्प्लेसमेंट में मिलेगा। तो पहले तो हमारी ये बात हो गई डिस्टेंस के बारे में कि ये एक्चुअल पाथ की टोटल लेंथ है। डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें हम जरा और लिख लेते हैं, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान आप किसी भी पाथ को फॉलो कर सकते हैं, कोई डायरेक्शन नहीं होती। इस वजह से डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और इसके बाद अगर आप इसके एसआई यूनिट की बात करें तो वो आपको पता है मीटर है। एसआई यूनिट इज मीटर। अदर यूनिट्स की अगर आप बात करेंगे उसमें किलोमीटर भी आ सकता है, सेंटीमीटर भी आ सकता है, मिलीमीटर भी आ सकता है, एंड सो ऑन। और भी बहुत सारे यूनिट्स में डिस्टेंस को मेजर किया जा सकता है। ये सारी बातें हो गई। अगर आप इसके सिंबल की बात करें, यानी कि डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन कौन से सिंबल यूज कर सकते हैं, तो यूजुअली एस और डी से डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। लेकिन कुछ जगहों पे आप एक्स भी यूज कर सकते हैं, कहीं पे आर भी यूज किया जाता है। जैसे हुक्स लॉ में जब आप स्प्रिंग की स्ट्रेचनेस या कंप्रेस करने की बात करते हैं तो वहां पे एक्स से डिस्टेंस को मेजर करते हैं। और जब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो दो मासेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारे सिंबल यूज हो सकते हैं। तो ये सारी हो गई बेसिक बातें डिस्टेंस से रिलेटेड। अब पहले जरा डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट देखते हैं और देन हम बहुत सारे की पॉइंट्स लिखेंगे जिनसे हमें हेल्प होगी एमसीक्यू सॉल्व करने में। डिस्प्लेसमेंट की अगर बात की जाए, मैं यहाँ पे जरा डिस्प्लेसमेंट की हेडिंग डाल लूं। डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्प्लेसमेंट कहते हैं दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ स्ट्रेट लाइन में वेदर अ बॉडी कैन फॉलो इट और नॉट। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, ऊपर वाली ही केस को कंसिडर करते हैं। ए से बी तक अगर आप जिस भी पाथ को फॉलो करके जा रहे हैं उसकी टोटल लेंथ डिस्टेंस है। लेकिन ए से बी अगर मैं आपसे पूछूं स्ट्रेट पाथ जो कि शॉर्टेस्ट होगा, याद रखिएगा जब भी शॉर्टेस्ट पाथ की हम बात करते हैं तो शॉर्टेस्ट पाथ स्ट्रेट होता है। तो ए से बी जो स्ट्रेट पाथ आप बनाएंगे ये शॉर्टेस्ट पाथ को रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेट लाइन। अब याद रखिएगा ये बात कि ए से बी तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट रास्ता यही है, स्ट्रेट लाइन। अब बॉडी इसको फॉलो करे या ना करे, इस रास्ते पे जाए या ना जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्मॉलेस्ट पाथ शॉर्टेस्ट पाथ यही रहेगा और यही डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट की हम डेफिनेशन क्या करते हैं?
डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट path in a straight line between 2 points. दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे और देता हूं और फिर हम जरा आगे बढ़ते हैं। देखें, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये दोनों पॉइंट जो हैं दो अलग अलग कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पे बीच में कोई बॉर्डर है। ठीक है, लेट सपोज कि यहाँ पे बीच में ये बॉर्डर है। अब ये दोनों कंट्रीज में कोई पॉइंट है और ए से बी तक जाने के लिए जो शॉर्टेस्ट पाथ है, कम से कम टाइम में आपको जाना है, तो वो ऑफ कोर्स स्ट्रेट लाइन में होगा, यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन। अब क्योंकि बीच में बॉर्डर आ रहा है, इसका मतलब कि आप स्ट्रेट पाथ पे मूव कर नहीं सकते, क्योंकि बॉर्डर से आपको अलाउ नहीं किया जाएगा जाने का। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट मूव कर सके या ना कर सके इस पाथ पे, ये होना चाहिए स्ट्रेट लाइन में और ये होना चाहिए शॉर्टेस्ट, यही डिस्प्लेसमेंट होगा। यही डिस्प्लेसमेंट पाथ है, यही डिस्प्लेसमेंट है, ऑब्जेक्ट फॉलो करे या ना करे। ऑफ कोर्स क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर आया है तो ऑब्जेक्ट इसको फॉलो नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट कोई दूसरे रास्ते से चला जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा। किसी और रास्ते से जाएंगे, ये डिस्टेंस हो जाएगा, बट डिस्प्लेसमेंट बीच वाला शॉर्टेस्ट पाथ ही रहेगा। डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि आप शॉर्टेस्ट पाथ की बात करते हैं, स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, तो आपकी डायरेक्शन फिक्स हो जाती है कि आपको स्ट्रेट लाइन में मूव करना है, और डायरेक्शन के फिक्स होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट वही है जो डिस्टेंस का था, ऐसा यूनिट इज मीटर, क्योंकि है तो ये एक लेंथ। अदर यूनिट्स भी वही रहेंगे, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर एंड सो ऑन। और सिंबल की अगर आप बात करें, वही सारे सिंबल हैं जिनसे हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि सिर्फ हमें ये बताना होता है डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पता है हम एरो हेड बना देते हैं। तो ये सारे सिंबल डिस्प्लेसमेंट के हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई सारी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेट बेसिक बातें और इनकी डेफिनेशन। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं और कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। चलें जी, की पॉइंट्स। ये की पॉइंट्स आपने लाजमी याद रखने हैं और नोट करने हैं। पॉइंट नंबर 1, याद रखिएगा, इन एनी टाइप ऑफ मोशन डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। किसी भी किस्म के मोशन में डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। तो इसका क्या मतलब है, क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? यस, आगे कुछ केसेस आएंगे जिसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। बहरहाल अभी आपने ये याद रखना है, इन एनी टाइप ऑफ मोशन डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। नंबर 2, इन एनी टाइप ऑफ मोशन डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस। किसी भी किस्म के मोशन में डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होता है, ना तो डिक्रीज होगा, ना कभी भी जीरो होगा। नंबर 3, एक बात याद रखिएगा, डिस्टेंस जो है वो कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता। डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा या डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, लेकिन डिस्टेंस कैन नेवर बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट से कम कभी भी नहीं हो सकता। मैं यहां पे लिख रहा हूं, डिस्टेंस
can never be or cannot be less than displacement. डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता. नंबर 4, डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं. मैं ये सारे पॉइंट अभी आपको इसके केसेस समझाऊंगा. अच्छा, मैं यहाँ मैग्नीट्यूड बना रहा हूँ, मॉड बना रहा हूँ. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है. जाहिर सी बात है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप उसकी डायरेक्शन को तो कंपेयर नहीं कर सकते. तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिस्टेंस के बराबर जरूर हो सकता है. अब मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट से रिलेट. देखें, एक बात जहन में रख लें, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज भी हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है. पहले तो जरा ये पॉइंट लिख लें. डिस्प्लेसमेंट कैन बी इंक्रीज, डिक्रीज, और it may become zero as well. डिस्प्लेसमेंट बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है. ये सारे की पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, इनको नोट डाउन कर लें. अब हम जरा बारी बारी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेट कुछ केसेस को डिस्कस कर लेते हैं. केस नंबर 1. अब ये केस नंबर 1 है क्या, मैं जरा इसको पहले बता दूं. केस नंबर 1 में आप ये समझ लें, व्हेन डिस्टेंस इंक्रीजेस but displacement decreases. केस नंबर 1 में हम ये देखेंगे कि कब ऐसा होगा कि डिस्टेंस तो इंक्रीज हो रहा है बट डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है. इसको, इस केस को आप इस तरह भी कह सकते हैं, व्हेन डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट. तो ये दोनों तरह से आप इस केस को डिफाइन कर सकते हैं. जाहिर सी बात है, जब डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है तो डिस्टेंस ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू द डिस्प्लेसमेंट. अब ये देखते हैं ऐसा होगा कब. देखिए, लेट सपोज हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी. हमने ये कंसिडर किया कि एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से चल के पॉइंट बी पर आया, इस डायरेक्शन में ए से बी की तरफ. ठीक है, ए से बी तक आया, और इसने जो डिस्टेंस कवर किया वो था, या ये समझ लें इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो पाथ है उसकी लेंथ है 10 मीटर्स. अब क्योंकि पहली बात तो ये कि ऑब्जेक्ट ए से बी पर आया फॉलो करते हुए स्ट्रेट पाथ को, तो स्ट्रेट पाथ को फॉलो तो कर रहा है, तो डिस्टेंस भी यही होगा जो इसने कवर किया, और डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा क्योंकि स्ट्रेट पाथ है और शॉर्टेस्ट है. तो इस वक्त जो इसने डिस्टेंस कवर किया ए से बी तक वो 10 मीटर था, और डिस्प्लेसमेंट जो था वो भी 10 मीटर था. मैं यहां लिख रहा हूं, फ्रॉम ए टू बी डिस्टेंस 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर. डिस्टेंस भी 10 मीटर कवर किया और डिस्प्लेसमेंट भी. अब लेट सपोज कि वो बी पॉइंट से बैकवर्ड डायरेक्शन में वापसी की तरफ मूव करना उसने स्टार्ट किया, और बी पॉइंट से वो चलकर आया यहां एक नए सी पॉइंट तक, और यहां से यहां तक जो इसने लेंथ कवर की उस लेंथ की वैल्यू है 4 मीटर्स. यानी कि फ्रॉम बी टू सी अगर हम बात करें तो डिस्टेंस
जो है वो 4 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट भी 4 मीटर है। लेकिन अगर आप कंसिडर करते हैं ए से सी का मोशन, मैं यहां पे लिख रहा हूं फ्रॉम ए टू सी। अब देखें ए से सी में अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो आपको ये बात मालूम है कि वो जिस पाथ को फॉलो कर रहा है उस पाथ की टोटल लेंथ डिस्टेंस है। तो पहले वो ए से बी तक आया, 10 मीटर का डिस्टेंस हुआ, फिर बी से सी आया, उसने 4 मीटर मजीद कवर किया। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 10 + 4 विच इज इक्वल्स टू 14 मीटर्स। तो डिस्टेंस तो इंक्रीज हो गया। लेकिन अगर आप इसी मोशन के लिए ए टू सी कंसिडर करते हैं डिस्प्लेसमेंट को, तो देखें डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट में आपको पता है कि आप ए से सी तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ इन स्ट्रेट लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स और इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। तो अब देखिए मैं इसको जरा दूसरे कलर से हाईलाइट कर रहा हूं। ए से सी तक जो स्ट्रेट पाथ होगा इसकी लेंथ कितनी होगी। तो अब आपको पता है ए से बी तक अगर 10 है और बी और सी तक 4 है, तो ए से सी के दरमियान में ये जो स्ट्रेट पाथ की लेंथ होगी ये आपके पास बन जाएगी 10 - 4 विच इज इक्वल्स टू 6 मीटर। तो अब आप देखें आपके पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आएगी, 10 - 4 विच इज इक्वल्स टू 6 मीटर्स। तो आपने ये देखा कि पहले जो था डिस्प्लेसमेंट 10 था और उसके बाद मोशन जब आगे कंटिन्यू हुआ तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो ये वो केस है कि जब ऑब्जेक्ट बैकवर्ड डायरेक्शन में आए, अपने मोशन को वापसी की तरफ मूव करे, तो ऐसे केस में डिस्टेंस तो इंक्रीज होता है मगर डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होता है। और आप ये भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस। आई होप कि ये केस नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने केस नंबर 2 की तरफ। केस नंबर 2 में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होते हैं हम ये देखेंगे। सो केस नंबर 2, और केस नंबर 2 का जो नाम है वो ये है, व्हेन डिस्टेंस इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। और याद रखिएगा कि जब मैं ये बात कर रहा हूं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, तो मैं डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। यहां पे मैं लिख रहा हूं डिस्टेंस इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ऐसा कब होगा, याद रखिएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम तब आएगी जब ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट पाथ पे मूव करे और बैकवर्ड ना आए। मैं यहां पे लिख देता हूं, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ। देखें ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। एक ऑब्जेक्ट ने ए से बी तक की लेंथ कवर की स्ट्रेट पाथ पे, यहां से यहां तक। क्योंकि ए से बी इसने इस रास्ते को फॉलो किया, इस रास्ते की जो टोटल लेंथ होगी वो होगा डिस्टेंस। हमने ये सपोज कर लेते हैं कि ये टोटल लेंथ है 15 मीटर्स। तो जब आप ए से बी, फ्रॉम ए टू बी कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस, तो वो आपके पास आएगा 15 मीटर्स। और जब आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये बात मालूम है, 2 पॉइंट्स के दरमियान स्ट्रेट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, वो डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी 15 मीटर्स है मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें। तो ये वो केस है जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं, जब बॉडी स्ट्रेट पाथ पे मूव करे और बैकवर्ड डायरेक्शन में दोबारा ना आए। आई होप कि ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3, ये थोड़ा सा 8 लग रहा है, इसको जरा सही कर लेते हैं। केस नंबर 3 में
याद रखिएगा केस नंबर 3 जो है वो ये है कि डिस्टेंस तो नॉन जीरो होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। या आप इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि वो कौन सा केस है जिसमें ड्यूरिंग द मोशन और आफ्टर द मोशन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। ठीक है, मैं इसका नाम लिख देता हूं, डिस्टेंस इज नॉन जीरो बट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। यानी कि आपको डिस्टेंस की वैल्यू तो मिलेगी लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। और इस केस को भी आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। जाहिर सी बात है, जब डिस्टेंस नॉन जीरो है और डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो डिस्टेंस ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से। ऐसा होगा कब? ऐसा तब होगा जब क्लोज पाथ बने। मैं यहां पे लिख देता हूं, फॉर अ क्लोज पाथ। अब वो क्लोज पाथ कैसा भी हो, सर्कल में हो, स्क्वायर में हो, रेक्टेंगल हो या कोई भी रैंडम शेप हो, क्लोज पाथ अगर बन रहा है तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। और क्लोज पाथ बनेगा कब? क्लोज्ड पाथ बनेगा जब आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए। व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज सेम। जिस पॉइंट से ऑब्जेक्ट चला वापसी जब वो उसी पॉइंट पे आ जाएगा तो वो पाथ क्लोज हो जाएगा। जैसे कि इस ए पॉइंट से ऑब्जेक्ट चलना शुरू हुआ, ठीक है, और चलते 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 अपना मोशन जब उसने कंप्लीट किया तो वो वापसी ये पॉइंट पर आ गया। आप इसको इस तरह से कंसिडर कर लें कि आप अपने घर से निकले और आप जो है वो अपने स्कूल या कॉलेज या इंस्टीट्यूट कहीं गए, कुछ टाइम वहां पे आपने वहां पे टाइम गुजारा और जब वापसी आप अपने घर पे आ गए तो आपका मोशन कंप्लीट हो गया और एक क्लोज्ड पाथ बन गया। तो अब देखें, इस क्लोज पाथ के लिए जब आप डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो जिस पाथ को इस ऑब्जेक्ट ने फॉलो किया उसकी टोटल लेंथ डिस्टेंस आ जाएगी। लेकिन जब आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना चाहेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है इनिशियल से फाइनल के दरमियान स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट पाथ। और जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट ही सेम है तो स्ट्रेट लाइन तो बन ही नहीं सकती। सो इट मींस कि यहाँ पे डिस्टेंस की तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी और डिस्प्लेसमेंट इस केस में जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा नॉन जीरो। लेकिन जब आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा जीरो। ये था हमारा थर्ड केस। आई होप कि ये तीनों केस आपको समझ में आ गए होंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूंगा जो मैं शुरू में बताना भूल गया था। केस नंबर 1 में, बल्कि नहीं, केस नंबर 1 में नहीं, यहाँ पे केस नंबर 2 में जब हमने लिखा था डिस्टेंस इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखिए, इस केस को आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, व्हेन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ इंक्रीजेस। ये वो केस है जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इंक्रीज होते हैं। जैसे कि आपने ये कंसिडर किया था ए से बी तक ऑब्जेक्ट ने स्ट्रेट पाथ में मूव किया 15 मीटर, तो डिस्टेंस भी यही है, डिस्प्लेसमेंट भी यही है। अब अगर हम ये कंसिडर करें कि बी से एक नेक्स्ट पॉइंट सी तक एक ऑब्जेक्ट ने स्ट्रेट पाथ में मूव किया और 15 मीटर पहले ए से बी था और अब बी से सी जो है वो हो गया लेट सपोज 3 मीटर्स। तो जब आप टोटल निकालेंगे ए टू सी तो आप देखें डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा होगा और डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज हो रहा होगा क्योंकि स्ट्रेट पाथ जो है आपकी स्ट्रेट लाइन वो इंक्रीज होती जा रही है। तो ये वो केस है जिसमें आप ये भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इंक्रीज हो रहे हैं और दोनों इक्वल है। तो ये हमारे यहाँ पे हो गए केसेस। अब मैं जरा आपको एक एमसीक्यूज दिखाता हूँ। एक एमसीक्यू आया था, ये जरा देख लें एमसीक्यू था क्या और इसको सॉल्व कैसे करना है। और इस एमसीक्यू से रिलेटेड 4 केस बनते हैं, वो चारों केस मैं आपको समझा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे जरा एमसीक्यू अपलोड कर रहा हूँ।
एक मिनट, इसको मैं जरा एडजस्ट कर लूं। अच्छा जी, देखिए इस एमसीक्यू में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये पूछा गया था, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, ये और नहीं है, ये ऑफ है, ऑफ रेडियस आर, व्हेन इट मेक्स हाफ अ रोटेशन, द रेशियो बिटवीन इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इज। एक पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और उस सर्कुलर पाथ का रेडियस है आर, तो जब वो हाफ रोटेशन कंप्लीट करेगा तो उस पॉइंट पे उसके डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, ये आपने बताना है। अब देखें यहां से चार केस बनते हैं, हाफ रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन, वन फोर्थ रोटेशन और थ्री फोर्थ रोटेशन। मैं ये चारों केस आपको समझा देता हूं। पहले तो ये हाफ रोटेशन समझ लें, क्योंकि आपको इस एमसीक्यू का ताकि आंसर मिल जाए। देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ एक सर्कल, और इस सर्कल के मैं कर रहा हूँ चार टुकड़े। चार टुकड़े हमने कर दिए इस सर्कल के, और हमने नाम दे दिया पॉइंट ए, बी, सी और डी। ठीक है, और हमने ये सपोज कर लिया कि इस सर्कल का जो सेंटर है, ये सेंटर है ओ, और सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस आपको पता है रेडियस के बराबर होता है। तो ओ से ए भी रेडियस है, ओ से बी भी रेडियस है, ओ से सी तक का डिस्टेंस भी रेडियस है, और ओ से डी तक का डिस्टेंस भी रेडियस के इक्वल है। हमारे पास जो पहला केस है वो है हाफ रोटेशन के लिए, जो एमसीक्यू में पूछा गया है। बाकी के तीन केस इसके बाद देखते हैं। देखिए हाफ रोटेशन का मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से चल के सी पॉइंट तक आया, तो हाफ रोटेशन हुई, हाफ सर्कल कवर किया। मैं यहां जरा इसको हाईलाइट कर देता हूं, पॉइंट ए से पॉइंट सी, ये इसने हाफ रोटेशन कंप्लीट की। अब इसके लिए आप पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करें, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें, और देन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो फाइंड आउट कर लें। तो देखें सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर रहा हूं इसके लिए डिस्टेंस, फॉर डिस्टेंस। अच्छा मैं जो है वो हर काम थोड़ा सा डिटेल में करना पसंद करता हूँ, मैं थोड़ी सी हेडिंग वगैरह डाल के, आप इसको अपनी मर्जी से रफली और जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए डिस्टेंस अभी हम ऊपर बात कर चुके हैं, डिस्टेंस जो है वो जिस पाथ को फॉलो कर रहा है उसकी टोटल लेंथ है। अब आप पहले तो ये देखें, अगर ये ऑब्जेक्ट वन रोटेशन कंप्लीट कर लेता, यानी कि ए से चल के वापसी ए पे आ जाता, तो ये जो डिस्टेंस कवर करता वो सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर होता। सर्कल के सरकमफेरेंस का मतलब है सर्कल की आउटर बाउंड्री। लेकिन इसने अभी जो डिस्टेंस कवर किया है वो हाफ रोटेशन है, हाफ सर्कल कवर किया है। सो इट मींस कि डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग सरकमफेरेंस बाय टू। सरकमफेरेंस को अगर आप हाफ कर दें तो आपके पास ये डिस्टेंस आ जाएगा, और सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2πr। तो 2πr को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा πr। ये वैल्यू आपके पास आ गई डिस्टेंस की। एक काम तो हो गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे डिस्प्लेसमेंट, जो कि मैं इसके बराबर में कैलकुलेट कर रहा हूं, फॉर डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको ये बात मालूम है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ इन स्ट्रेट लाइन। तो अब आपकी फाइनल इनिशियल पोजीशन तो थी ए, और फाइनल पोजीशन थी सी। तो ए से सी तक जब आप स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो वो बनेगी यहां तक। तो अब आप इजीली देख सकते हैं कि ए से सी जो स्ट्रेट लाइन बन रही है ये सर्कल के डायमीटर के बराबर है, यानी कि डबल ऑफ द रेडियस, ये 2 टाइम्स रेडियस का डिस्टेंस कवर कर रही है। तो डिस्प्लेसमेंट आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू डायमीटर, और डायमीटर आपको पता है 2 टाइम्स रेडियस के इक्वल होता है। तो यहां से आपको डिस्प्लेसमेंट मिल गया इस केस के लिए। अब आप इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट कर लें। अच्छा आप पहले क्वेश्चन में देख लें कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो है या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का।
तो इन्होंने हमें दिया है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो, तो इट मींस डिस्प्लेसमेंट को हम ऊपर रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट को नीचे रखेंगे। सो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। अब ये जो रेशियो आपके पास आएगा, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे 2r और डिस्टेंस की जगह पे पाई आर, आर से आर हो जाएगा कैंसिल आउट, और आपके पास ये वैल्यू बनेगी 2/पाई। तो ये आपने याद रखना है, 2/पाई डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो आ रहा है फॉर हाफ रोटेशन। अच्छा, मैं यहीं पे एक चीज ऐड कर रहा हूं, अगर ये आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो पूछा होता, यानी डिस्टेंस को आपने न्यूमिनेटर में रखना होता और डिस्प्लेसमेंट को आपने डिनोमिनेटर में रखना होता, तो आपके पास यही वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती, यानी कि पाई/2 आ जाता। ठीक है, ये डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट है। खैर, हमसे जो एमसीक्यू में पूछा गया था वो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस था, और वो हमारा आंसर आ रहा है 2/पाई, विच इज ऑप्शन डी। तो आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी कि इसके केस किस तरह से सॉल्व करने हैं। अब इसी में 3 केस और रह गए हैं, मैं वो भी बारी बारी डिस्कस कर रहा हूं। पहला केस तो हमने हाफ रोटेशन के लिए देख लिया, दूसरा केस देख लेते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं केस नंबर 1 फॉर हाफ रोटेशन। केस नंबर 2 देख लेते हैं। अच्छा, केस नंबर 2 हम कर लेते हैं कंप्लीट रोटेशन के लिए, उसके बाद फिर हम 1/4 और 3/4 की बात करेंगे। केस नंबर 2 हो जाएगा फॉर 1 कंप्लीट रोटेशन। इसके लिए हम वही अपना सर्कल ड्रॉ करेंगे, फिर उसके 4 टुकड़े करेंगे। ये हमने अपना सर्कल ड्रॉ किया और इसके हमने कर दिए 4 टुकड़े। अच्छा जी, ये हो गया ए, बी, सी और डी। ये भी रेडियस के इक्वल, ये डिस्टेंस रेडियस के इक्वल, ये रेडियस और ये रेडियस। अब वन कंप्लीट रोटेशन का मतलब है जब ऑब्जेक्ट्स ए से चले और वापसी ए पर आ जाए। और आई नो कि अब आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा। देखें, ऑब्जेक्ट ए से चलना शुरू हुआ और वापसी जब ए पर आया तो इसने एक पूरा सर्कल कंप्लीट किया, यानी कि इसने जो डिस्टेंस कवर किया वो सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर कवर किया। तो जब आप यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा सर्कल का सरकमफेरेंस, यानी कि 2πr। और इसके बाद हम कैलकुलेट कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अभी हमने ये ऊपर केस डिस्कस किया था कि क्लोज पाथ के लिए डिस्प्लेसमेंट तो 0 होता है। अब ऑब्जेक्ट ए से चला, ए पर आ गया, पाथ क्लोज्ड हो गया, या इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम हो गई। तो इस केस में जो आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आएगा 0। और यहाँ पे अगर आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालें, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो ये आपके पास आ जाएगा 0/2πr, विच इज इक्वल टू 0 फॉर वन कंप्लीट रोटेशन। ठीक है, ये हो गए हमारे 2 केस। अब हम आते हैं केस नंबर 3 पे, 1/4 रोटेशन के लिए, एक चौथाई डिस्टेंस अगर वो कवर करे सर्कल का। तो यहां पे हम लिख लेते हैं केस नंबर 3 फॉर 1/4 रोटेशन। फिर वही काम हम अपना सर्कल ड्रॉ करेंगे और उसके 4 टुकड़े कर लेंगे। अच्छा जी, ये हो गया ए,
बी सी एंड डी रेडियस के इक्वल ये सारे डिस्टेंस हो गए। हम जो कंसिडर कर रहे हैं वो कर रहे हैं मोशन अपना फ्रॉम ए टू बी। 1/4 रोटेशन का मतलब ऑब्जेक्ट ए से चल के बी पर आया है, एक चौथाई कवर किया है। मैं जरा इसको पहले हाईलाइट कर लूं। देखें, ऑब्जेक्ट ए से चलकर बी तक आया है। अब इसके लिए आपने डिस्टेंस भी निकालना है, डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है, और फिर उनका रेशो भी फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले डिस्टेंस से, और डिस्टेंस के लिए तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। फॉर डिस्टेंस, देखिए जाहिर सी बात है जब आप 1/4 की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप इस 1/4 रोटेशन के लिए सर्कल के सरकमफेरेंस को 4 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो होगा सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय 4, यानी 2πr/4, विच इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1s are 2, 2 2s are 4, πr/2। ये वैल्यू तो आपके पास आ गई 1/4 रोटेशन में डिस्टेंस की। इसको जरा साइड पे कर लेते। अब हम देखते हैं कि हम इसमें डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमने यहाँ पे लिखा फॉर डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो देखिए, इनिशियल पोजीशन है ए, फाइनल पोजीशन है बी। ए से बी तक जब आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, तो आप ये देखें आपके पास एक ट्राइंगल बन जाएगा। ये ट्राइंगल मैं अभी अलग से भी ड्रॉ करूंगा। ये देखें, ये ओरिजिन था हमारा, सॉरी ये हमारा सर्कल का सेंटर था ओ। तो आपके पास एक ट्राइंगल बन गया ओ ए बी। अब ये जो ओ ए बी ट्राइंगल है ये राइट ट्राइंगल है, ये मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ अलग से। देखें, ये कुछ इस तरीके से हमारा ट्राइंगल बन रहा है। ये था ओ, ये था ए और ये था बी। आप इसको अपने सर्कल से इसका रेफरेंस देख सकते हैं, ओ ए बी। अब देखें, ओ से ए तक रेडियस के बराबर था डिस्टेंस, ओ से बी वाली साइड ये भी रेडियस के इक्वल है, और ए से लेके बी तक ये वो स्ट्रेट लाइन है जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन कर रही है, और यही स्ट्रेट लाइन हमारे डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। यानी कि हमें ये ए बी साइड फाइंड आउट करनी है अगर हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे जो है वो 90 डिग्री बन रहा है, और आपको पता है 90 डिग्री अगर बन रहा है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, और राइट एंगल ट्राइंगल में तीनों साइड्स के नाम होते हैं। वो साइड जो 90 डिग्री के ऑपोजिट बनती है वो होती है हाइपोटनियस। बाकी एक साइड बनती है बेस और एक बनती है परपेंडिकुलर, वो डिपेंड करता है कि थीटा कहाँ बन रहा है। अब यहाँ पे आप सिंपली किसी भी साइड को बेस सपोज कर लें और किसी भी साइड को परपेंडिकुलर सपोज कर लें, क्योंकि हम यहाँ पे यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम में बेस और परपेंडिकुलर प्लस हो रहे होते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप उनका ऑर्डर चेंज भी कर लें। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पे राइट ट्राइंगल यूज करेंगे और आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू, बल्कि इसको आप इस तरह से कर लें कि पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। हाइपोटनियस है डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बेस भी रेडियस के इक्वल है, परपेंडिकुलर भी रेडियस के इक्वल है। तो मैंने डिस्प्लेसमेंट पे से स्क्वायर रिमूव कर दिया, दूसरी साइड पे रूट आ गया, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हमारे पास बन गया 2r²। और जब आर स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो वो सिंपली आर बन जाएगा और 2 रूट में रहेगा। ये आपके पास वैल्यू आ गई डिस्प्लेसमेंट की फॉर 1/4 रोटेशन। अब हम इनका रेशियो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे अब मैं इनका रेशियो फाइंड आउट कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस। तो देखें, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू थी √2r, और डिस्टेंस जो फाइंड आउट किया था वो था πr/2।
अब आर से ये आर हो जाएगा कैंसिल, और ये जो हमारे डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन बन रहा था, तो ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी। तो ये रेशियो आपके पास बनेगा 2√2 अपॉन पाई। ठीक है, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो आ गया फॉर 1/4 रोटेशन। अब अगर यही वैल्यू आपसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रेशियो में पूछी जाती तो आप इसको रेसिप्रोकल कर लेते, पाई अपॉन 2√2 बन जाता। इसका लास्ट केस डिस्कस कर लेते हैं, केस नंबर 4। वो है 3/4 रोटेशन के लिए, फॉर 3/4 रोटेशन। अब देखें 3/4 रोटेशन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट ए से ट्रेवल करके डी तक आएगा। अपना सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं और 4 टुकड़े इसके करते हैं। ए, बी, सी और डी, ये हमने पॉइंट्स मेंशन कर दिए। अब 3/4 रोटेशन का मतलब ये हुआ ऑब्जेक्ट चला ए से और डी तक आ गया। ठीक है, 3/4। तो इसको पहले जरा यहां से हाईलाइट करें, ए से बी, बी से सी और सी से वापसी, सी से फिर आगे डी। अब आप इसका डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले तो डिस्टेंस की बात करते हैं। फॉर डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आप वही सर्कमफेरेंस यूज करेंगे, सिर्फ आपने इसमें करना ये होगा, आप लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू 3/4 ऑफ सर्कमफेरेंस। आप सर्कल के सर्कमफेरेंस को 3/4 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये बन जाएगा 3/4 इंटू 2πr। 2 1s आर 2, 2 2s आर 4। तो यहां पे ये वैल्यू बनेगी 3/2πr। ये वैल्यू आपके पास बन गई डिस्टेंस की। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। देखिए डिस्प्लेसमेंट वाला काम आपको करने की जरूरत नहीं है। आप ये देखें, ए से डी तक आपको अगर डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है, आप ए से डी ड्रॉ करेंगे एक स्ट्रेट लाइन, और आपके पास वही राइट ट्रायंगल बन जाएगा। ये था सेंटर ओ, ये रेडियस के इक्वल, ये रेडियस के इक्वल, ये रेडियस के इक्वल, ये रेडियस के इक्वल। तो आपके पास वैसा ही एक राइट ट्रायंगल बनेगा, वही आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और आपके पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बिल्कुल सेम आएगी। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है, सर्कल की बाउंड्री में मूव कर रहा है, तो 1/4 रोटेशन और 3/4 रोटेशन के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। जाहिर सी बात है कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन तो चेंज होगी बट मैग्नीट्यूड वही आएगा। तो हम यहीं से देख लेते हैं कि हमारा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या आया था, √2r। तो यहां पे भी डिस्प्लेसमेंट वही आएगा, फॉर डिस्प्लेसमेंट, और ये आपके पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू √2r। और अब आप इनका रेशियो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसका रेशियो निकाल लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस। तो देखें डिस्प्लेसमेंट की जगह पे आपने रखा √2r, डिस्टेंस की जगह पे आपने रखा 3/2πr। r से r कैंसिल आउट हो गया, ये जो 2 था ये ऊपर न्यूमरेटर में चला गया, ये बनेगा 2√2/3π। ये आपके पास वैल्यू बनेगी फॉर 3/4 रोटेशन। और अगर आपको 3/4 रोटेशन के लिए यही रेशियो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में निकालना होगा तो आप इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, 3π/2√2 बन जाएगा। तो ये वो चारों केस थे जो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड थे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रेशियो फाइंड आउट करना था। आई होप कि ये सारे केस आपको इजीली समझ में आ गए होंगे।
आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करूंगा और वो है सिंपल पेंडुलम का केस। इसको भी जरा समझ लें। देखिए, सिंपल पेंडुलम में आपको मैं कुछ इंफॉर्मेशन बता देता हूं, डिस्टेंस से रिलेट और डिस्प्लेसमेंट से रिलेट सेपरेटली। कि डिस्टेंस में, डिस्टेंस की क्या इंफॉर्मेशन होती है, 1/4 वाइब्रेशन, हाफ वाइब्रेशन, 3/4 वाइब्रेशन और 1 कंप्लीट वाइब्रेशन में। और डिस्प्लेसमेंट की क्या इंफॉर्मेशन होती है। तो मैं जरा यहाँ पे लिख लूँ, केसेस ऑफ सिंपल पेंडुलम, या आप इसको सिंपल पेंडुलम, सिंपली पेंडुलम कह लें, या ये मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए भी वही आपको सारी इंफॉर्मेशन देगा। मैं यहाँ इसको डिस्कस सिंपल पेंडुलम के लिए कर रहा हूँ, बट मास स्प्रिंग सिस्टम में भी आपको वही वैल्यूज बताएगा। इसके लिए मैं जरा यहाँ पे पेंडुलम पहले ड्रॉ कर लूँ। देखें, ये हमने एक सिंपल पेंडुलम कंसिडर किया है, और इस वक्त जब ये पेंडुलम रेस्ट में है, तो ये जो इसकी पोजीशन है जिस वक्त ये रेस्ट में है, इसको हम चलें ओ कह देते हैं। ये कहलाती है इसकी मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। याद रखिएगा कि हम यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को ही डिस्कस कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिंपल पेंडुलम या सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करने नहीं बैठे। अच्छा, अब देखें, इसकी मैं दो एक्सट्रीम पोजीशंस ड्रॉ कर रहा हूं। अगर हम इसे डिस्प्लेस करते हैं टुवर्ड्स राइट, तो राइट पे जब ये मैक्सिमम डिस्टेंस अपना कवर करेगा, तो वो पॉइंट इसकी कहलाती है एक्सट्रीम पोजीशन। मीन से एक्सट्रीम, यानी कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं पॉइंट ए। ये इसकी फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन है। एक्सट्रीम पोजीशन यानी कि आप इसको ओ से जब ए पे लेके गए, तो आप इसको मीन से एक्सट्रीम तक ले गए, और मीन से एक्सट्रीम तक जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। अब जब आप इसे ड्रॉप करेंगे तो ये वापसी ओ तक आएगा, और फिर ये ए ओ से आगे मूव कर जाएगा। तो मैं इसकी लेफ्ट पर भी जो है वो इसकी पोजीशन ड्रॉ कर रहा हूं। मैंने यहाँ इसकी लेफ्ट पे भी पोजीशन ड्रॉ कर दी, ये इसकी सेकेंड एक्सट्रीम पोजीशन है, और इसे मैं नाम दे रहा हूं बी का, एक्सट्रीम पोजीशन। अब पहले तो इसके केस समझ लें, इसमें हमें डिस्कस क्या करना है। देखिए, जाहिर सी बात है, अगर आपने इसको डिस्प्लेस्ड किया ही नहीं है और ये ओ पर है, तो ना तो डिस्टेंस कवर हुआ है ना डिस्प्लेसमेंट। अगर हम कंसिडर करते हैं 1/4 रोटेशन को, यानी ओ से ए, तो डिस्टेंस कितना कवर होगा। फिर हाफ रोटेशन की अगर बात करें, यानी कि ओ से ए से वापसी ओ, हाफ वाइब्रेशन, तो डिस्टेंस कितना कवर होगा। फिर दोबारा 3/4 के लिए, यानी ओ से ए से ओ और ओ से बी, डिस्टेंस कितना कवर होगा। और 1 कंप्लीट वाइब्रेशन, यानी ओ से ए से ओ से बी और वापसी बी से ओ, तो डिस्टेंस कितना कवर होगा। तो आए पहले जरा इस केस के लिए हम डिस्टेंस को जरा देख लेते हैं। डिस्टेंस, देखिए, अगर मैं बात करता हूं फ्रॉम ओ टू ए, ओ टू ए का मतलब हुआ 1/4 वाइब्रेशन। तो इस केस में जो पार्टिकल का डिस्टेंस कवर होगा वो 1 एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। 1 एम्पलीट्यूड, जाहिर सी बात है, उसने ओ से ए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया वो एम्पलीट्यूड है। और अगर हम बात करते हैं फ्रॉम ओ टू ए टू अगेन ओ, फ्रॉम ओ टू ए, या इसको इस तरह से लिख लेते हैं एरो बना के, ओ से ए, देन ए से अगेन ओ,
इसका मतलब हुआ हाफ वाइब्रेशन। तो हाफ वाइब्रेशन पे आपको ये बात मालूम है कि ये डबल ऑफ एम्पलीट्यूड के बराबर डिस्टेंस कवर करेगा, 2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड। आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पे हम देखते हैं कि अगर हम इसको 3/4 वाइब्रेशन पे देखें, ओ से ए से ओ एंड देन ओ से बी, फ्रॉम ओ टू ए, देन ए टू ओ एंड देन ओ टू बी, 3/4 वाइब्रेशन। तो इस केस में 3 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड के बराबर ये डिस्टेंस कवर होगा। और लास्ट 1 कंप्लीट वाइब्रेशन, इट मींस फ्रॉम ओ टू ए टू ओ टू बी एंड देन अगेन बी टू ओ। तो इस केस में ये हो गई 1 कंप्लीट वाइब्रेशन। और ऐसे केस में जो डिस्टेंस होगा वो 4 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड के इक्वल होगा। आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब ये आखिर में इसको जरा डिस्प्लेसमेंट को भी डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को हम किस तरह से देखते हैं। देखिए, डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ पे इस तरह से देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल है, पहले तो आप ये देखें, और कब जीरो है। देखिए, जब ऑब्जेक्ट ओ से ए पर आए और ए से वापसी ओ पर आए, यानी कि हाफ रोटेशन के लिए, तो आप देखें इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई, क्लोज पाथ बना, और ऐसे में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। तो पहला जो मैं यहाँ पे केस डिस्कस कर रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट के लिए, वो ये है फ्रॉम ओ टू ए एंड देन ए टू ओ, दिस इज फॉर हाफ रोटेशन। हाफ रोटेशन के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाएगा, बिकॉज इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, क्लोज पाथ बन रहा है। इसके बाद देखें 1 कंप्लीट रोटेशन पे भी यही होगा, ओ से ए से ओ से बी एंड देन बी से अगेन ओ। तो इस केस में भी आप देखें आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई, 1 कंप्लीट वाइब्रेशन। और ये आप कह लें कि क्लोज पाथ बनेगा, फ्रॉम ओ टू ए टू ओ टू बी एंड देन अगेन बी टू ओ, 1 रोटेशन। बल्कि इसको वाइब्रेशन लिख लें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। और अब एक लास्ट बात हम डिस्कस कर लेते हैं, देन हमारा लेक्चर एंड होगा। अगर हम 1/4 और 3/4 की बात करें, देखिए 1/4 का मतलब है ओ से ए, ये वाली बात, और 3/4 का मतलब है देखें ओ से ए से ओ एंड देन ओ से बी, यानी कि इनिशियल तो ओ था पोजीशन और फाइनल पोजीशन हो गई बी। तो यहां पे अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो आप ये देखेंगे कि इन दोनों केसेस में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैग्नीट्यूड में सेम रहेगी। तो ये लास्ट केस है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है फ्रॉम ओ टू ए, यानी कि 1/4 वाइब्रेशन, एंड फ्रॉम ओ टू ए देन ए टू ओ एंड देन ओ टू बी, 3/4 वाइब्रेशन। इन दोनों केसेस में डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, मैं यहाँ पे बार बना रहा हूं, मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होता है, सेम होता है। ऑफ कोर्स डायरेक्शन तो अलग होगी, बट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। तो आई होप कि ये सारे केसेस आपको बहुत डिटेल में और अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इनको नोट डाउन करें, जब हम आगे के टॉपिक्स क्लियर करके कवर करके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो ये बहुत आपको हेल्पफुल होंगे। तो इंशाल्लाह अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।